Hello, my dear lovely YouTube family, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 1, यानी कि बेसिकली जो आपके ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसमें एक वर्ड लिखना, एक चैप्टर नेम मेंशन है अलजेब्रा के नाम से, राइट। तो अलजेब्रा में ना बेसिकली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। एक है आपका एक्सप्रेशंस और दूसरा होता है आपका इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस अलजेब्रा वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। जो पार्ट नंबर 1 है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टोटली, राइट। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एक्सप्रेशंस, राइट। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशंस होते क्या है। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्वेशंस क्या होता है, राइट। तो आज का ये पूरा वीडियो कंप्लीटली आपका एक्सप्रेशंस के ऊपर डेडिकेट होने वाला है। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि एक्सप्रेशन बेसिकली ना, अब अलजेब्रा बेसिकली आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो, राइट। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना पहली बार आप सुनने को मिलती होंगी, राइट। लेकिन आपको मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें, आपको नई नई चीज़ें आपको ना सुनने को मिलेंगी। तो मैं मेक श्योर करूँगा कि सारी चीज़ों को मैं इतने ईजी वे में आपको समझा दूँ ताकि आपको दोबारा ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत ना पड़े और एक बार में ही आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो। तो इसके बाद आपके पास सिर्फ एक काम रहेगा कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, आप उससे सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? तो आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां पे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर्ड जो चैप्टर का नेम है बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे कि क्या है एक्सप्रेशंस, राइट। जैसा कि एक्सप्रेशंस नाम क्या है आपका चैप्टर का, एक्सप्रेशंस। अब देखो, ये एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, ये एक्सप्रेशन होता क्या है, मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन किस चीज को बोलते हैं, ये किन चीजों से मिल करके बना होता है, उसको ध्यान से समझना। एक्सप्रेशन जो है ना, ये बेसिकली दो चीजों से मिल करके बना होता है। पहला जिसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट, दूसरा जिसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा, अभी आप सोच रहे होगे सर अभी ना तो मुझे एक्सप्रेशन के बारे में समझ में आया, ना तो मुझे कांस्टेंट, ना ही तो मुझे वेरिएबल, मुझे किसी चीज़ के बारे में अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने सिर्फ सिर्फ यहाँ पे आप ऐसा समझो, मैंने तीन नाम लिखे हैं, राइट, तीन वर्ड्स लिखे हैं, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि मैंने अभी जैसा बोला आपसे, एक्सप्रेशन जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बना होता है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे लिखूं, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि कांस्टेंट, नीचे लिख दूं क्या, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, यहीं पे लिखते हैं कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, कांस्टेंट कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको ना कैसे मिला सकते हो, या तो आप ऐड करके या तो आप सब्सट्रैक्ट करके, राइट। इन दोनों में से कभी भी आप कुछ भी अगर देखते हो ना, या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन, राइट। ऐड, अगर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे होंगे तो उनको अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं जरा कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो कांस्टेंट को बेसिकली मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि कांस्टेंट बेसिकली इज नथिंग बट द नंबर्स, the numbers that you are learning, like 1 2 3 4, राइट। हो सकता है आपका नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है आपका नंबर बहुत ज़्यादा छोटा हो, बट जब भी हम किसी स्पेसिफिक नंबर की बात करेंगे, नंबर कैसे होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, नंबर्स की ऑलवेज एक क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है ना। फिक्स्ड वैल्यू यानी कि वो चेंज तो होते नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू यानी कि वो चेंज तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज कांस्टेंट। मैथमेटिक्स के टर्म्स में बेसिकली अलजेब्रा में जो भी आप नंबर्स के बारे में बात करते हो ना, तो उसको अपन किस नाम से बोलते हैं, कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिखूं, जैसे कि लाइक 1 2, कोई भी नंबर ले लो, माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, राइट। आप कोई बहुत बड़ा नंबर भी ले सकते हो, आप इवन फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, आप अंडर रूट में, मतलब कुछ इस तरीके से नंबर भी ले सकते हो, इसको बोलते हैं अंडर रूट। तो कोई भी आप नंबर ले लो, राइट, नंबर किसी भी फॉर्म में लिखा हो उसको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, आप उसी तरीके से अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, तो वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल को कब और क्यों इसका लाइक यूज किया जाता है,
जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको एग्जांपल देने की कोशिश भी की थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं ये पूछता हूँ कि 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 I do, let's say I'm just giving you a scenario, okay, and I don't know, let's say there is a in this scenario, right, यहाँ पे आप हो और मैं हूँ, ठीक है, और मैं क्या बोलता हूँ कि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं मेरे पास उसकी डबल है। मैंने क्या बोला कि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं मेरे पास उसकी डबल है। तो यहाँ पे क्या मुझे ये पता है कि एग्जैक्टली आपके पास कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स है? मुझे तो नहीं पता ना। मुझे तो नहीं पता कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगी ना मेरे पास उसका डबल होगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ ना कुछ नंबर ऑफ चॉकलेट्स है जिसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो इस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? वेरिएबल का यूज करते हैं, यानी कि वेरिएबल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर्स का आइडिया नहीं होता है। अच्छा, वेरिएबल्स को यूज करने के लिए है ना हम लोग कुछ अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट्स का हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना। अब वो हो सकता है आपका एक्स भी हो, राइट। जनरली हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरीके से लेते हैं, है ना। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। अभी हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है ना। तो वेरिएबल्स की क्या होता है कि नो फिक्स्ड वैल्यू, इनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। नो फिक्स्ड वैल्यू। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कि कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती? बिकॉज मुझे हो सकता है कि आपके पास में हो सकता है कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हो सकता है आपके पास 20 चॉकलेट्स हो सकता है 30 हो सकता है 100 हो, राइट। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू की बात नहीं हो रही है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वेरिएबल में कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल में कुछ इस तरह, अब यहाँ पे एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से समझना, राइट। एग्जाम्पल में बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब शायद आप लोग मैथमेटिक्स में आप पहली बार लिखना, इससे पहले भी हम लोगों ने एक आपको नंबर में इससे पहले आई थिंक हम लोगों ने कौन सा चैप्टर फिनिश किया है? अभी हम लोगों ने ज्योमेट्री फिनिश किया है ना। तो वहां पे मैंने एक्स टाइप का कुछ लेकर के आपको समझाया था, राइट। तो आप देख पा रहे होगे जब भी हम लोग कोई ऐसा वेरिएबल की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तब भी हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लो यूज कर सकते हैं एक्स, हम लोग यूज कर सकते हैं वाई, हम लोग यूज कर सकते हैं जेड, ठीक है। तो कभी भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको अगर देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आप उनको क्या बोलोगे? वेरिएबल्स बोलोगे। अच्छा, तो ये तो सिर्फ एक फॉर्म हो गई वेरिएबल की। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी अल्फाबेट आपको सिंगल अल्फाबेट मिले, ऐसा नहीं है, राइट। हो सकता है एक तो ये हो गया टाइप आपका, ठीक है, एक तो आपका ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो है ना, टाइप बोल दो, दूसरी फॉर्म बोल दो, राइट। आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है, जैसे मान लो एक्स स्क्वेयर, है ना, एक्स स्क्वेयर मिल सकता है, वाई स्क्वेयर मिल सकता है, जेड स्क्वेयर मिल सकता है। मान लो कोई भी अल्फाबेट का स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है ना, जब सेम टाइप की चीजें ना आपस में मल्टीप्लाई होती है उसको स्क्वायर बोल देते हैं। तो इस टाइप से भी आपको दिखने को मिल सकता है ना। इसी तरीके से मान लो कोई दो अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि एक्स वाई, जैसे कि आपका वाई जेड, जैसे कि आपका जेड एक्स। तो ये भी एक तरीके के वेरिएबल्स ही हैं, ये भी एक टाइप के क्या है? वेरिएबल्स। इनको भी आप वेरिएबल में ही आप कंसीडर करोगे, ठीक है। उसी तरीके से कभी कभी आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि कोई एक कांस्टेंट होगा और उसके साथ एक वेरिएबल का को हम लोग अटैच कर देते हैं, राइट। कभी कभी आप इसको इस तरीके से भी देखोगे कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट। आप ये भी ऐसे भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। अब वेरिएबल भाई एक्स वाई भी एक काइंड ऑफ वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर भी एक वेरिएबल है, और एक्स भी वेरिएबल है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है? सारे वेरिएबल को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी किसमें कंसीडर होंगे? कांस्टेंट, सॉरी, वेरिएबल में ही अपना कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो थोड़ा सा और आगे के बारे में डिस्कशन करते हैं जरा, ठीक है। अभी जो मैंने लास्ट फॉर्म ऑफ आपका वेरिएबल मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, इसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे ना टू और एक्स इस तरीके से मैंने वेरिएबल को लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये ओवरऑल तो कंसीडर क्या होगा? एक वेरिएबल की तरह ही होगा। ओवरऑल ये एक वेरिएबल है, ओवरऑल ये एक वेरिएबल है ना। ओवरऑल तो एक वेरिएबल है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे टू क्या है, इस टू को क्या बोलोगे? यहाँ पे आप इस टू को क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि कांस्टेंट है, अभी तो आपने बताया कि कांस्टेंट है। देखो ऐसा नहीं है। हम लोग जब भी
ऐसे अगर इंडिविजुअली आप 2 को पूछो तो कांस्टेंट है, राइट, नो डाउट कांस्टेंट है। बट जब भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ना, तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, अब इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। मैंने क्या बोला, अगर आप खाली कांस्टेंट को देखो, राइट, खाली आपके पास 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 0 लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, तो अगर खाली इंडिविजुअल नंबर लिखा होगा तो आप उसको वहां पे क्या बोलोगे, आप उसको कंसीडर करोगे एज अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। इज दैट राइट? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पे क्या चेंजमेंट क्या है, क्या लिखना क्या अलग है यहाँ पे, वो ये देखो कि यहाँ पे कांस्टेंट और देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है 2x। अगर हमने यहाँ पे 2x लिखा हुआ है ना, बहुत ध्यान से समझना, तो 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। जनरली 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स को लिखने में टाइम लगता है, तो यूजुअली हम लोग 2x लिख देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, राइट। अब यहाँ पे 2 और x एक दूसरे यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होकर के एक साथ लिखे गए हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इस 2 को कांस्टेंट नहीं बोलोगे, इस 2 को आप कांस्टेंट नहीं बोलोगे, तो सर हम लोग क्या बोलेंगे फिर, क्या बोलेंगे, तो अब इसको यहाँ पे अपन बोलेंगे कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट। अच्छा, खाली कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, खाली कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे। कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। उसी तरीके से, उसी तरीके से मान लो, उसी तरीके से मान लो, अब जैसे यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3x²। अब अगर मैं 3x² की बात करूं, 3x² की बात करूं, तो जो 3x² है ना, ये जो 3x² है ना, ये 3x² को भी अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल ही कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे, वेरिएबल में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 क्या है, तो अब कांस्टेंट मत बोलना, कांस्टेंट मत बोलना। अगेन आप देख पा रहे हो वेरिएबल, ये x² क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन लिखना, मल्टीप्लाई है एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या है, साथ में मल्टीप्लाई होकर के लिखे हुए हैं। तो ये 3 क्या है, ये कोफिशिएंट हो गया, 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट, 3 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ x² का, कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ x² का, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से और आगे बढ़ो जरा, और आगे बढ़ो। तीसरा मैंने क्या वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, 3xy। क्या लिखा हुआ है मैंने, 3xy लिखा है, राइट, 3xy। अब जरा 3xy को जरा लिखो। अब ये जो 3xy है, इसको भी आप क्या कंसीडर करोगे, इसको भी आप वेरिएबल ही तो कंसीडर करोगे, इसको भी आप ओवरऑल तो वेरिएबल ही कंसीडर करोगे, ओवरऑल तो आप वेरिएबल ही कंसीडर करोगे, है ना। बट अगर मैं यहाँ से आपसे 3 पूछूं कि 3 यहाँ पे क्या है, तो अगेन आप बोलोगे सर अब तो समझ में आ गया, इसको कोफिशिएंट ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ही बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, बट यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको विजिबल भी होंगी, ठीक है। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, देन और थोड़ा सा आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख दूं जैसे कि कुछ ऐसे 2, और यहाँ पे एक वेरिएबल लिख दूं जैसे कि 3 ऑफ x, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को प्लस साइन के साथ जोड़ दिया, है ना, प्लस साइन के साथ जोड़ दिया। तो अब आप इस पूरे इस दोनों के लिखना, दोनों के मिलन को क्या बोलोगे, जब ये दोनों आपस में मिल गए प्लस साइन के साथ, अब इनको क्या बोला जाएगा, इनको एक्सप्रेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक्सप्रेशन बोला जाएगा, करेक्ट है। इसको क्या बोला जाएगा, एक्सप्रेशन बोला जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया एक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब देखो, इसी तरीके से मान लो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3x+4। अब ये 3x+4 जो लिखा हुआ है ना, 3x+4 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे भी देखो, एक वेरिएबल है, एक आपका कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये भी आपका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मान लो खाली हमारे पास लिखा हुआ है 2 ऑफ x।
अच्छा, ये जो 2 ऑफ x लिखा है, अब मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या है? तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया इसको वेरिएबल बोलते हैं, अभी तो आपने बताया इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूँ वेरिएबल है, बट क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्लस ऑफ 0 करके? क्या कोई चेंजमेंट आएगा इसमें? ऑब्वियसली नॉट, नहीं आएगा। तो ये फिर से क्या बन गया? देखो 0 तो एक कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गया? अगेन एक एक्सप्रेशन बन गया। ये क्या बन गया? अगेन एक एक्सप्रेशन बन गया। यानी कि अब हमने क्या यहाँ पे बात सीखी? एक यहाँ पे हमने क्या एक बात सीखी, नई जो बात है वो ये है कि आप या तो अगर आपके पास कांस्टेंट और वेरिएबल राइट एक साथ है, राइट, वो या तो प्लस साइन से सेपरेटेड है या फिर माइनस साइन से, तो डेफिनेटली हम लोग उसको एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। बट खाली कुछ केसेस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा? खाली वेरिएबल मिल जाएगा, जैसे कि 2x। अब ये 2x क्या है? एक एक्सप्रेशन है। 2x क्या है? ये जो 2x है ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, उसी तरीके से कुछ केसेस में खाली आपको एक नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 + 0 टाइम्स x। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली 0 बन जाता है। और 3 और मतलब अब 0 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप इसको अगेन आप क्या लिख सकते हो? अगेन आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगेन आप इसको एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? राइट, अगर का कुछ केसेस में अगर हमें खाली वेरिएबल दिखने को मिल सकता है, और कुछ केसेस में हमें इंडिविजुअल कांस्टेंट भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो अगर दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों लिखा है तो एक्सप्रेशन है ही। बट अगर खाली वेरिएबल लिखा है या खाली कांस्टेंट लिखा है तो उसको भी हम लोग एक्सप्रेशन कंसीडर करेंगे। यानी कि ये 2x आपका एक वेरिएबल भी है, साथ ही साथ आप इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। ये बात क्लियर है? 3 आपका एक कांस्टेंट भी है, साथ ही साथ आप इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। राइट, इतनी बात क्लियर है? चलो, अब इसके बाद और देखो। इसके बाद मान लो एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि मान लो अगर मेरे पास लिखा है 4 - 6y। अब ये माइनस साइन से सेपरेटेड है, ये माइनस साइन से सेपरेट है, तो इसको भी क्या बोलोगे? इसको भी यहाँ पे एक्सप्रेशन बोलोगे। इसको भी यहाँ पे क्या बोलोगे? एक्सप्रेशन ही बोलोगे। इतनी बात समझ में आई है? चलो, अब इसके बाद अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अभी तक जरा ये रिकॉल करो कि अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले तो ये बताओ कि पढ़ा क्या क्या है। हम लोगों ने अभी तक देखा है एक्सप्रेशन क्या क्या होता है, राइट। बेसिकली उससे भी पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के कितने डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखा कि वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल था जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा था। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल राइट एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो ओवरऑल तो उसको वेरिएबल बोलते हैं, बट उस केस में जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको अपन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन बन जाता है। बट जरूरी नहीं है कि हर बार कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही प्रेजेंट हो सकता है कभी कभी कांस्टेंट ही मिल जाए तो कांस्टेंट को कांस्टेंट तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ उसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। फिर हो सकता है कभी कभी हमें खाली वेरिएबल भी मिल जाए, खाली हमें वेरिएबल ही मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा? वेरिएबल भाई वो तो वेरिएबल तो है, राइट। आप इनिशियली आप उसको वेरिएबल तो बोल सकते हो, साथ ही साथ उसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद जरा कुछ और पॉइंट है, जरा उसको समझना, कुछ और पॉइंट है, जरा उसको समझना। जैसा कि अभी तक आपने कांस्टेंट देखा, वेरिएबल देखा, फिर उसके बाद कोफिशिएंट देखा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइक ना जब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, राइट, जो अपना नाम बदलती हैं जगह के हिसाब से। जैसे अगर खाली नंबर लिखा है तो उसको कांस्टेंट बोलोगे, बट वही सेम नंबर अगर वेरिएबल के साथ लिख गया तो उसको क्या बोलोगे? कोफिशिएंट बोलोगे। अच्छा, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होती हैं। क्या होती है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, राइट, जो है टर्म की। अभी समझो जरा टर्म क्या है। टर्म बेसिकली वो नॉन जीरो पार्ट होता है, वो नॉन जीरो पार्ट होता है जो कि या तो प्लस से सेपरेट होता है या फिर माइनस से सेपरेट होता है। अब सर ये क्या आपने बोल दिया? देखो क्या है, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब 2 और 3x मिल करके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे एक्सप्रेशन बना रहे हैं। 2 और 3x मिल करके क्या बना रहे हैं? एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 क्या है?
इस एक्सप्रेशन के अंदर ये 2 क्या है, एक कांस्टेंट, 3x क्या है, एक वेरिएबल, ठीक है। बट इस 2 को हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल तो हमने इंडिविजुअली हमने बात की ना, हमने बात की कि इंडिविजुअली 2 क्या है, कांस्टेंट, इंडिविजुअली 3x क्या है, एक वेरिएबल, राइट। बट अगर हम ओवरऑल दोनों को देखेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे एक ये टर्म है, इसको एक टर्म गिन सकते हो और इसको एक टर्म गिन सकते हो। तो ओवरऑल आप यहाँ पे बोलोगे इस एक्सप्रेशन को देख करके कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 है, 1 2, राइट। टर्म्स, टर्म्स बेसिकली वो नॉन जीरो पार्ट होता है जो कि प्लस या माइनस से सेपरेट होता है। अच्छा नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में अगर मैं आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3x तो इंडिविजुअली बात हो गई, 4 अगर मैं पूछ रहा हूँ तो इंडिविजुअली पूछ रहा हूँ कि 4 क्या, तब आप बोलोगे कांस्टेंट, और 3x पूछूंगा तो आप बोलोगे वेरिएबल। बट यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्रेशन में मैं अगर ये पूछ रहा हूँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप इनको गिनोगे, अच्छा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पे टोटल 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, इस तरीके से, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप पूछो, अगर यहाँ पे मैं पूछूंगा, राइट, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा तो कंफ्यूजन हो रहा है, बट मैं आपको समझा बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, एक 1 एक 2। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बेटे एक बार ना, एक बार फिर से आप बैक आओ, एक बार फिर से आप बैक आओ, यहाँ पे थे आप ना, यहाँ पे थे, जरा बैक आओ, बैक आओ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नॉन जीरो पार्ट का क्या मतलब है, नॉन जीरो का मतलब है हमें वो टर्म इंक्लूड ही नहीं करने हैं जहाँ पे जीरो लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 3 है, और अरे यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 है और 0 है। तो 3 को तो आप इंक्लूड करोगे, बट आप 0 को इंक्लूड नहीं करोगे इन द केस ऑफ टर्म, है ना। टर्म में आप इस 0 को काउंट नहीं करोगे, बिकॉज कोई मीनिंग ही नहीं है ना, वो मीनिंगलेस है ना। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग टर्म में सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो पार्ट को इंक्लूड करते हैं, जो कि या तो प्लस साइन से या फिर माइनस साइन से सेपरेट होता है। जैसे यहाँ पे बात करो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 2 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, सिंपल है, सिंपल है, इतनी चीज क्लियर हो गई है ना, इतनी बात क्लियर है। चलो अब उसके बाद ना जरा एक और चीज देखते हैं, टर्म तो हो गया, अब यहाँ पे 2 वर्ड और डिस्कस करते हैं जरा। एक है आपका लाइक टर्म, ठीक है, दूसरा है आपका अनलाइक टर्म, दूसरा है आपका अनलाइक टर्म, ठीक है। अब ये दो, यही बस ये दो लास्ट है, इसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं उनको समझो। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को समझने के लिए आप कुछ ऐसे सोच सकते हो कि आप ये समझो कि मैंगोज आर एडेड ओनली विद मैंगोज, एप्पल्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली विद एप्पल्स, यानी कि मैंगोज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड विद एप्पल्स, राइट, और वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो हमेशा सेम चीज को ही हमें कंपेयर करना है, राइट। जब भी आप सेम चीज को कंपेयर करते हो यानी कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो उसका मतलब होता है, उसको आप क्या बोलते हो, लाइक टर्म्स। जब आप दो अलग अलग चीजों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैं लिखूं जैसे कि 3 + 2x, अच्छा यहाँ पे जो 3 + 2x लिखा हुआ है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो जरा, 3 क्या है, कांस्टेंट, 2x क्या है, एक वेरिएबल। अगर आप दोनों को देखोगे तो क्या है, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों क्या है, एक अनलाइक टर्म्स है, ये दोनों ही आपके अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप ये दोनों को बोल दोगे क्या है, ये दोनों ही आपके अनलाइक टर्म्स है, ये दोनों ही आपके अनलाइक टर्म्स है। अच्छा उसी जगह पे मान लो हमारे पास लिखा है 2x + 4y - 3, यहाँ पे जो 2x है और जो 4y है, ये दोनों ही अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, राइट, दोनों ही अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ना तो आपस में ऐड हो सकते हैं ना तो सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 2x और 4y क्या है, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स में ही गिने जाएंगे, ये सारे के सारे आपके अनलाइक टर्म्स में ही गिने जाएंगे, राइट, ये सारे के सारे आपके अनलाइक टर्म्स में ही गिने जाएंगे। अच्छा, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। उसी जगह पे यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पे अगर मैं आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 है, सिंपल, इजी।
है ना। अच्छा, उसी जगह पे कुछ और एक्सप्रेशन जरा देखते हैं, जैसे कि हमारे पास लिखा है मान लो 2x प्लस 3x माइनस ऑफ 4। अब यहाँ पे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, पहले तो मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ टर्म्स में सर अभी आपने बताया 1 2 3। तो मैं देखो, अगर आप यहाँ पे आपका आंसर है 3, अगर आपका आंसर यहाँ पे 3 है तो आप रॉन्ग हो, गलत हो। क्या, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, और ऐसा क्या है जो इसको रॉन्ग बना रहा है, इसका आंसर को गलत बना रहा है, वो ये है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 2x है और ये जो 3x है, ये सेम टाइप के वेरिएबल है। तो 2x और 3x काइंड ऑफ लाइक टर्म्स है। ये 2x और 3x क्या है, आपके लाइक टर्म्स हैं। तो क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे आप ना 2x और 3x को ऐड करके यहाँ पे लिख दोगे 5x माइनस ऑफ 4, बिकॉज ये दोनों ही के आगे एक्स एक्स लगा हुआ है ना, राइट। तो यहाँ पे आप ऐड करके क्या लिख दिया आपने, 5x-4। ठीक है। अब आप जरा देखो यहाँ पे 5x और -4 में क्या आपस में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है। तो दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। अब अगर ये दोनों अनलाइक टर्म्स है तो आपसे अगर मैं पूछूं कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए टोटल, तो आंसर होगा 2 ना कि 3। तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स बताने से पहले आप ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि क्या उस एक्सप्रेशन में, गिवन एक्सप्रेशन में, क्या कोई आपका पर्टिकुलर लाइक टर्म्स प्रेजेंट है। अगर लाइक टर्म प्रेजेंट है तो आप पहले उनको सॉल्व करो। ठीक है, अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड करो, अगर सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, देन ओनली आप एट द एंड में जाकर के, जब आपके पास अनलाइक टर्म्स बचते हैं, तभी आप जाकर के बता सकते हो कि वहां पे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसी तरीके से मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 3y माइनस का 4x प्लस 5y माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 4। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, है ना, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। आप देखो, अब अगर मैं आपसे आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे डियर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो क्या आप यहाँ पे ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5? रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो देखो 3y जो है और जो 5y है, ये काइंड ऑफ लाइक टर्म है। तो इनको पहले कंबाइन कर लो, इनको साथ साथ लिख दो, जैसे 3y और 5y प्लस का है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, प्लस 5y। क्या बचा, माइनस का 4x, आपने यहाँ पे माइनस का 4x लिख दिया, राइट। और -3 + 4 है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, पहले अभी आपने क्या किया है, अभी आपने सिंपली ना चीज़ों को रीअरेंज किया है। अभी आपने चीज़ों को क्या किया है, रीअरेंज किया है। तो अब इसके बाद क्या करोगे यहाँ पे, अब इसके बाद देखो 3y + 5y क्या हो जाएगा आपका, 8y, है ना। 3y और 5y मिलकर के क्या बना देगा, 8y। अब इसके आगे क्या लिखोगे, माइनस का 4x। अच्छा, -3 + 4 क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब जरा इसको देखो, क्या आप यहाँ पे कुछ भी सॉल्व कर सकते हो फर्दर, नहीं कर सकते, बिकॉज सारे के सारे अनलाइक टर्म्स आ गए। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। करेक्ट है, इतनी चीज आगे समझ में। चलो, अब बारी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस लिखे, और हर एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या बताना है कि हर एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, राइट। वहां पे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ऑल्सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसके लिए देखो क्या करना है, हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे बताना है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर उसके बाद मुझे बताना है कांस्टेंट टर्म, राइट। मुझे कांस्टेंट टर्म को फाइंड करना है। अब देखो, चलो, अब यहाँ पे सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 4x है। सबसे पहला क्या लिखा है, 4x। अब जरा 4x को आप देखो, अब अगर आप 4x को देखोगे, ठीक है, तो 4x क्या है आपका, 4x क्या है, 4x एक आपका वेरिएबल है, लेकिन आप इसको एक्सप्रेशन कंसिडर कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे आप लिखना नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछे जाए तो क्या बोलोगे, 1। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, खाली 1 है, एक ही तो प्रेजेंट है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो है 4। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 6 + 7x।
अभी जो 6 प्लस 7x है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स देखने के लिए हमें ये जरूर मेक श्योर करना है कि क्या वहाँ पे कोई लाइक टर्म्स तो प्रेजेंट नहीं है। अगर लाइक टर्म्स होंगे तो पहले एड सब्ट्रैक्ट कर लोगे। फाइनली जब हमारे पास सारे अनलाइक टर्म्स बचेंगे तभी हम बताएंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, अनलाइक टर्म्स ही हैं, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 7, है ना, एक्स के साथ क्या लिखा है? 7। फिर कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 6, प्लस का 6 है तो जनरली हम उसको उसको क्या करते हैं, खाली 6 से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? 5y माइनस 2 प्लस ऑफ 2x, 5y माइनस 2 प्लस ऑफ 2x। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या यहाँ पे कोई लाइक टर्म प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि 5y एक अलग वेरिएबल है, 2x आपका एक अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तो हो गया भाई साहब 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 3, ठीक है। अब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका 2, ठीक है, प्लस का 2 है ना, प्लस का 2 है, जनरली हम लोग 2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -2 है राइट। कभी भी या तो कोई वेरिएबल या तो कोई कांस्टेंट अगर उसके आगे माइनस लिखा है तो आप उसको विद साइन कंसिडर करोगे, ठीक है। एक्चुअली प्लस में भी हम लोग विद साइन ही कंसिडर करते हैं, बट क्या होता है कि प्लस में हम लोग जब नंबर लिखते हैं ना इंडिविजुअली, तो प्लस साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा है राइट बिना किसी साइन के तो वो पॉजिटिव ही है। अब यहाँ पे क्या है? -2 है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -2 लिखा जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे डी पार्ट क्या लिखा है? 3x माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 4, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस ऑफ 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस, इसमें क्या है, कोई लाइक टर्म है? नहीं है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे? 3। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 3। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? प्लस का 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। लास्ट क्या है हमारे पास? y माइनस 5। अब y माइनस 5 में जरा देखो, y माइनस 5 में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 2। क्या कोई आपका x का कोफिशिएंट है? क्या कुछ x जैसा दिख रहा है ही नहीं, तो दिखेगा क्या? तो वो क्या हो जाएगा आपका? 0। उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? -5। कांस्टेंट टर्म क्या है आपका? -5 है। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है गिवन है हमारे पास वो है 3x प्लस ऑफ 8 प्लस 6x प्लस ऑफ 4। हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप बोल दो कि 3x कॉमा 6x, राइट। एक क्या हो गया आपके लाइक टर्म्स, एंड 8 कॉमा 4, 3x और 6x और 8 कॉमा 4 क्या हो गया आपके लाइक टर्म्स। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? 3x और 6x आपके लाइक टर्म हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ 8 और 4 ये दोनों कांस्टेंट है तो ये भी लाइक टर्म्स हो गए। मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो 3x और 6x लाइक टर्म, 8 और 4 लाइक टर्म। मैंने एंड से करके सेपरेट कर दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आगे समझ में? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है 6 प्लस ऑफ ए बी, ठीक है। अच्छा, इसको फाइनली अगर आपको सॉल्व करके लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? देखो एक स्टेप और करते हैं, इसको फाइनली सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 3x और अगर आप 6x को ऐसे लिख सकते हो, 3x प्लस 6x प्लस 8 प्लस ऑफ 4। अब 3x और 6x को जब ऐड करो कितना हो जाएगा? 9x प्लस ऑफ 12। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद जरा सेकंड देखो, सेकंड क्या है हमारे पास? 6 प्लस ए बी प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो बहुत ध्यान से समझना। अब आपसे पूछा जा रहा है लाइक टर्म्स फाइंड करो, तो क्या ये बोलोगे सर यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए बी है, तो क्या ये सारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे? नो। वाई? बिकॉज यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे आप देखो बीच वाले में सिर्फ और सिर्फ ए है, राइट। बट उसके नेक्स्ट वाले में देखो ए बी दोनों प्रेजेंट है, यानी कि ए बी कॉमा 2ab, ये क्या हो जाएंगे? आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बी और 2ab ही लाइक टर्म है, ठीक है। अब अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कैसे करोगे? 6 प्लस ए बी, आप प्लस 2ab को यहाँ पे ऐसे रीअरेंज करोगे प्लस ऑफ ए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 प्लस आप 2ab प्लस ए बी 3ab प्लस ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 2ab, यहाँ पे ए बी लिखा है ना, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो 1ab, है ना। तो 2ab प्लस 1ab 3ab, ठीक है, क्लियर है। चलो अब थर्ड देखो,
थर्ड में और बता दूंगा, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थर्ड भी देख लो। थर्ड में क्या लिखा है, 3x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2y प्लस 5। अब यहाँ पे हमें बताना है, हमें आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स। तो 3x कॉमा एक्स एंड y कॉमा 2y क्या है, आपके लाइक टर्म्स हो गए, है ना। भाई 3x और x लाइक टर्म हो गए, y और 2y आपके लाइक टर्म्स हो गए। उसके बाद अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो देखो 3x प्लस एक्स, आप इसको ऐसे लिख दो। देखो आप ध्यान से समझना भाई, 3x और x को एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस एक्स 4x। उसके बाद y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 3y। उसके बाद क्या बचा, खाली 5। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है। अब अब ये जो हमारा है डी पार्ट और ई पार्ट, ये दोनों ही आपके लिए होमवर्क हो गए, ठीक है। ये दोनों ही आपके लिए होमवर्क हो गए। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड बिलो, यूज एन एज अ वेरिएबल। देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, हमें उनको एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा है, फोर मोर देन, अच्छा अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने ना कुछ टाइम पहले आपको कुछ वर्ड्स लिखाए थे जहां पे हमें हिंट मिलता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ठीक है। तो अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से वॉच किए हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच किए हैं, तभी आप इनको समझ पाओगे। और मैं यहाँ पे अब अगेन रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। इतना अगर आप समझ सकते हो, मैं आप ऑल्दो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा हर चीज, राइट, बट उतना डिटेल में जो मैंने आपको एक प्रीवियसली एक स्लाइड में सारे वर्ड्स मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किए थे, उसके लिए आपको पहले वाले सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्या लिखा है पहला, फोर मोर देन अ नंबर, यानी कि फोर जो है मोर देन अ नंबर। अब ये नंबर क्या है, नंबर हमें नहीं पता, जो चीज हमें नहीं पता है उसको हम वेरिएबल मानते हैं, राइट। अब वेरिएबल में हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं ना, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई हमारे पास कोई ऐसी पाबंदी तो है नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, जब भी आप वेरिएबल को एज्यूम करो तो आप एन ही लो, वेरिएबल की जगह आप एन ही लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एन ले लेता हूँ। अब मुझे पता है नंबर कोई एन है, अगर नंबर कोई एन है, फोर मोर देन यानी कि फोर उस नंबर से ज्यादा है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका फर्स्ट, है ना। अब देखो सेकंड क्या है, द नंबर डिक्रीज्ड बाय 3.5। कोई एक नंबर है मेरे पास एन, कोई एक नंबर एन है, राइट, उसको 3.5 से डिक्रीज कर दिया गया है, यानी कि उसमें 3.5 को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है, दैट्स इट। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया सेकंड। थर्ड क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस अ नंबर, यानी कि कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर है, राइट, उसका ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि आप उसका 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ट्वाइस अ नंबर यानी कि 2 टाइम्स एन, ये हो गया आपका ट्वाइस अ नंबर का मतलब, है ना। अब क्या बोला गया, 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस अ नंबर, यानी कि 10 को डिवाइड किया जा रहा है ट्वाइस अ नंबर से, यानी कि आपके पास नंबर है 10 जिसको डिवाइड किया जा रहा है, 10 को डिवाइड किया जा रहा है ट्वाइस अ नंबर से, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चे और लिख देते हैं आपका 2n/10, नहीं, 10 लैंग्वेज देखो ना क्या लिखा है, 10 डिवाइडेड बाय, 10 डिवाइडेड बाय, राइट, ट्वाइस अ नंबर। अगर यहाँ पे ये लिखा होता 2n डिवाइडेड बाय 10, तो आप ऐसे लिखते हैं, राइट। यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइडेड बाय, तो आप 10 ऊपर लिखोगे, 2n को नीचे लिखोगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ आपका लिखा हुआ है -7 लेस देन हाफ अ नंबर। -7 जो है किससे कंपेयर किया जा रहा है, हाफ अ नंबर। तो पहले हाफ अ नंबर का मतलब समझो, हाफ ऑफ अ नंबर यानी कि मल्टीप्लाई बाय एन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो n/2। ये हो गया आपका हाफ अ नंबर का मतलब, हाफ अ नंबर का मतलब n/2 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, -7 लेस देन हाफ अ नंबर, लेस देन का मतलब माइनस कर रहे हो, राइट, किससे कंपेयर कर रहे हो, किससे कर रहे हो, -7। आप देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मैं ये बोलूं कि आई एम 10 years यंगर देन माई ओल्डर ब्रदर, है ना, मैं अपने बड़े भाई से 10 साल छोटा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने भाई की एज, उसकी एज जो भी होगी उससे मैं 10 साल छोटा हूँ, है ना। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि -7 लेस देन हाफ अ नंबर, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने भाई से 10 साल छोटा हूँ, तो मैं पहले अपने भाई की एज लिखूंगा, उसमें से अपनी एज को,
राइट, आपने -10 करके आपका अपना आंसर ले आऊँगा। तो उसी तरीके से क्या लिखा है, -7 लेस देन हाफ अ नंबर, यानी कि पहले मैं हाफ अ नंबर लिखूँगा और उसमें से -7 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे -7 खाली मत लिख देना, माइनस करके -7 लिख रहे हो, क्योंकि -7 तो एक पर्टिकुलर नंबर है ना, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो n/2 से, तो माइनस करके माइनस आएगा ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे स्टार मार्क भी कर लेना, ठीक है। -7 जो है लेस देन हाफ अ नंबर है, तो यहाँ पे -7 तो एक इंडिविजुअल नंबर है ना। अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा होता है 7 लेस देन हाफ अ नंबर, तो यहाँ पे n/2 -7 करते, बट अब यहाँ पे क्या लिखा है, -7, तो 7 की जगह -7 आप लिख रहे हो ना, तो ये वाला तो माइनस ऑलरेडी अभी भी आएगा, तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। अब देखो, अब इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, n/2 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो फिफ्थ, देखो क्या है, फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अब उसको देखो। 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ नंबर एंड 5, देखो क्या लिखा है, 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है बाई द सम, सम का मतलब क्या है, आप दो या तीन चीजों का ऐड जब करते हो उसी का मतलब होता है सम। तो सम कर रहे हो किसी, आप दो या तीन चीजों का सम कर रहे हो, किसका किसका सम कर रहे हो, नंबर और 5। वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो हमने उसको n मान लिया, उस नंबर को हमने n मान लिया, और जो नंबर है 5, इसका हम सम कर रहे हैं, राइट। सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ अ नंबर एंड 5। तो यानी कि इसको आप ऐसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ नंबर, ऐसे ब्रैकेट लगा के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाइड बाई n+5, बट जनरली इस तरीके से हम लोग अवॉइड करते हैं, राइट। जब भी हम लोग ब्रैकेट और कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसको ऐसे लिखते हो, राइट। इसको जब भी ऐसे नंबर लिखा होगा, इसका मतलब होता है कि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझोगे, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो। देखो ये चीजें ना अभी स्टार्ट हो रही है, अभी आप ना यहाँ से अलजेब्रा को स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो मेक श्योर करना, चाहे देखो हो सकता है आपको एक बार में चीजें ना समझ में आए, राइट, हो सकता है एक बार में चीजें ना समझ में आए, राइट। तो आपको सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं समझने का, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको आप एक्सेप्ट करते चलो। क्या करते चलो, एक्सेप्ट करते चलो। अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या बोला, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो लगता है ऐसे हो सकता है, नहीं, जहां पे आपको ख्याल आए कि नहीं मुझे तो ऐसा लगेगा, उसको वहीं पे रोको कि नहीं मैं गलत हूँ, यहाँ पे सर सही बोल रहे हैं और वही चीज मेरे लिए करेक्ट है, वही चीज मुझे एक्सेप्ट करनी है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसी तरीके से उसी मैनर में आपको समझने की कोशिश करनी है, और हर एक चीज को नोट्स के फॉर्म में बनाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट एज अ वर्ड फ्रेज। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो चीज बताने वाला हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम लोग एक सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है इनइक्वालिटी। वहां पे हम लोग इस टाइप के कुछ इक्वेशंस को देखेंगे, जैसे कि 3n+3 <4, राइट, कुछ इस टाइप का, लाइक मान लो 3n > 5, कुछ लेस देन और ग्रेटर देन टाइप में हम लोग डील करेंगे, राइट। इसी लेस देन ग्रेटर देन को ही हम लोग क्या बोल देते थे, इनइक्वालिटी हम लोग बोलेंगे आगे जा करके, राइट। ये मैं अभी आपको इन शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, राइट। जहां पे आप लेस देन, इक्वल टू, ये सब आप देखोगे ना, इसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो अगला वीडियो आने वाला है, वहां पे हम लोग इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो आपको यहाँ पे काम आने वाली है, वो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत माइन्यूट सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखो, क्या लिखा है, ये एक्सप्रेशन क्या लिखा है, 3n - 8। अब अगर इसको आप लिखने की कोशिश करो तो आप बोलोगे सर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 8 is less than 8 is less than 3 times n। और देखने में सही भी लग रहा है ना। आप पूछोगे सर इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या, आप ये तो बिल्कुल ही सही लग रहा है हमें पढ़ने में, राइट, ये तो बिल्कुल ही सही लग रहा है। तो इसमें है क्या ना, कि जब आप 8 इज लेस देन 3 टाइम्स n बोलते हो ना, तो इसका मीनिंग ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग 3, आप पढ़ने में तो आपको लग रहा होगा कि इसका मीनिंग 3n - 8 ही है, बट अब मैं अगर एक और चीज तरीके से आपको समझाऊं, राइट, तो अब उसको बताना क्या वो चीज मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है या फिर सही है, आप उसको जरा सोच करके देखना। 8 जो है वो कम है, 8 इज लेस देन, 8 जो है लेस है यानी कि कम है, किससे, 3 टाइम्स एन। और 3 टाइम्स एन का मतलब क्या है यहाँ पे, 3n। अच्छा, लेस का मतलब क्या होता है, लेस का मतलब एक तो आपने सुना था क्या है, कि माइनस माइनस होता है, राइट। एक आपका ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, लेस क्या मतलब है कि भाई
8 जो है ना वो 3n से कम है, इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? अब आप बोलोगे सर देखने में तो दोनों सेम है, अब आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। तो देखो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, अभी ये चीज हो सकता है डियर, अभी आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि जब भी हम लेस देन और मोर देन की बात करते हैं ना, लेस और मोर, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहली वाली वीडियोस में कुछ वर्ड्स देखे थे जहां पे लेस का मतलब था माइनस, मोर का मतलब था प्लस, तो हम लोग तो उसी तरीके से लिखते हैं, राइट। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि अगर लेस के आगे इस लगा हुआ है, अगर लेस के आगे इस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी वाला आ जाता है। बट उसी जगह पे अगर आप इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करो कि 8 लेस देन 3 टाइम्स n, अब यहाँ पे आपने एस हटा दिया, अभी जो जब आपने एस हटाया ना तब अब जाकर के इसका एक करेक्ट मीनिंग निकल करके आया है। यानी कि इस तरीके से हमें इग्नोर करना है, स्पेशली इन द केस ऑफ लेस देन और मोर देन, हमेशा याद रखना, राइट। हमेशा ये चीज याद रखना। अभी हो सकता है आपको चीज समझ में ना आ रही हो, उतने अच्छे से आप कनेक्ट ना कर पा रहे हो, ये चीज मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप जब अभी जाकर के नेक्स्ट वीडियो देखोगे आपका एक क्वेश्चंस वाला जहां पे मैं इन इक्वालिटी पार्ट को डील करूंगा, तब आपको ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइक ना आप नोट्स बनाते हुए चलो, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहो, करते हुए चलो, ताकि आपको हर चीज आपके दिमाग में बैठी हुई रहे, जब मैं जहाँ पे जो पॉइंट बोलूँ वो पॉइंट आप रिकॉल कर पाओ उसी इंस्टेंट पॉइंट पर। वो तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे होगे, और रिवीजन भी तभी हो पाएगा जब आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि 8 लेस देन, आप 3 टाइम्स एन लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख दो 8 इज लेस देन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ही तो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड n। यहाँ पे इस चीज को मैं रब कर दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, राइट। मेरे पास जगह नहीं तो मैं अभी रब कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड n, ये दोनों ही मेथड सही है, ये दोनों तरीके सही है, ये दोनों तरीके सही है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे 85a लिखा हुआ है, अब 85a जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हो 85 टाइम्स a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 85 एंड a, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो x/3, राइट, x/3 को आप ऐसे लिख सकते हो x, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चाहे आप x इज डिवाइडेड बाय 3 लिख दो, या फिर x डिवाइडेड बाय 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कंसिडर हो जाएगा। डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेस और मोर में ही हमें इसका ध्यान रखना है, ये हमें दिमाग में फीड कर लेनी है ये बात, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -3n, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नेगेटिव -3, -3 टाइम्स n, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि -3 प्रोडक्ट ऑफ -3n, प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड n, या फिर यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो कि -3 टाइम्स n, राइट। या आप, अब आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है, उसमें से हमें स्पेशल फोकस जो देना है वो लेस देन और मोर देन पे देना है, कि जब भी हम माइनस या प्लस की बात करेंगे तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि लेस के पीछे इस ना लगा हो, अगर इस लग जाएगा तो वो लेस देन और वो ग्रेटर देन इन इक्वालिटी वाला साइन आ जाएगा, ये चीज हमें ध्यान देनी है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, x-12 डिवाइड बाई 2, देखो मैंने क्या बोला, x-12 डिवाइड बाई 2 बोला ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x, ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ध्यान से समझना, x-12 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो हाफ, देखो ऐसे भी लिख सकते हो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ, हाफ ऑफ, यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, है ना। तो अब अच्छा, एक चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे x-12/2 लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, बहुत ध्यान से समझना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय x-12 है ना, हाँ। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ, हाफ मल्टीप्लाई का मतलब क्या, ऑफ होता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, हाफ ऑफ, अच्छा, यहाँ पे, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 12, हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 12, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी,
ठीक है। प्लीज अगेन अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो चीजें मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। छोटी सी एक ना एक आप बोल सकते हो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आप करोगे, राइट। और बहुत टीचर्स को भी इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आप जब एग्जाम में लिख के आओगे ना, हो सकता है कि आपका टीचर करेक्ट कर दे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा माइन्यूट बात है, राइट। तो जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में जब बात करते हो तो आपको हो सकता है लिखना चांसेस है, मैं ये नहीं बोलूंगा, राइट, कि सबको ही नहीं पता है। बट ये क्या होता है ना, ये बहुत कॉमनली लिखना बहुत लाइक आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है, क्योंकि इस सब चीज़ों पे ना, इतनी माइन्यूट चीज़ों पे हम जल्दी ध्यान नहीं देते। तो हो सकता है आपका टीचर भी इसको ऐसे करेक्ट कर दे। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम माइनस या प्लस की बात करेंगे, लेस या मोर की बात करेंगे, और वहां पे ध्यान समझना, जब माइनस माइनस लिखा होगा, राइट, हमें बेसिकली एक्सप्रेशन में माइनस या प्लस लिखाना है, तो हम लेस या मोर के आगे सॉरी मोर के पीछे इस नहीं लगाएंगे। जब भी हम माइनस या प्लस की बात करेंगे तो हम लेस या फिर मोर के पीछे इस नहीं लगाएंगे, ये बस याद रखना, ठीक है। अगर इतनी बात याद हो गई है, इतनी बात आप समझ चुके हो, देन गुड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इज एस नहीं, क्या लिखा है, अच्छा, इज 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड एक्स, एक्सप्लेन योर आंसर। बोला गया है कि अगर हम 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस लिखना, 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, अगर हम इसको अगर हम एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, या फिर द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड एक्स अगर को हम इसको अगर हम लेकिन इस वर्ड फ्रेज को अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या दोनों ही बातें सेम है या फिर दोनों अलग अलग है, ये दोनों बातें आपको जस्टिफाई करनी है। तो अब देखो इसको किस तरीके से समझना है वो ध्यान से समझना। यहाँ पे ये लिखा है 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, राइट। क्या लिखा है, 5 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है एक्स से, यानी कि 5, ध्यान से समझना, 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स का मतलब होगा कि 5 को एक्स से घटाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड एक्स, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड एक्स। अच्छा, 5 और एक्स के बीच का डिफरेंस, 5 एंड एक्स के बीच का सिंपल डिफरेंस। तो देखो दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। अब देखो अगर जैसे 5 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स लिखा ना, इसको कुछ और तरीकों से भी लिखा जा सकता है। क्या वो तरीका है, जरा उसको ध्यान से समझते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझ रहा है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके इसके और जो ऑप्शन है ना, जो तरीके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसको क्या लिख सकते थे आप, कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस 5 है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 5 लेस देन एक्स, 5 लेस देन एक्स, है ना। 5 यहाँ पे 5 इज 5 लेस देन एक्स, हाँ। आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि 5 लेस देन एक्स, ठीक है ना। और क्या और कोई तरीका है, एक तो हमने क्या लिख दिया, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, राइट। दूसरा हमने क्या लिखा, 5 लेस देन एक्स, ठीक है। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, तीसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे ये लिख दें, जैसे कि द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 5, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 5, सिंपल, द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स एंड 5, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपका इसी को ही आपको क्या करें, टारगेट करें, ठीक है। अब अगर ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर हमें और तरीकों से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि एक्स लेस देन 5, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 सब्सट्रैक्टेड नहीं, एक्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, एक्स सब्सट्रैक्टेड एक्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5, सॉरी, एक्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5, ठीक है। तो इसका भी मतलब ये है। तो आई होप ये दोनों बातें आपको अच्छे समझ में आई हैं, ठीक है। तो ये है आपका पावर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से ना स्टेटमेंट समझ में आने लगी, तो फिर आपको एक्सप्रेशंस बनाने में या फिर एक्सप्रेशंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी हम माइनस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेस की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग इस लेस की बात नहीं करेंगे। जब भी हम प्लस की बात करेंगे तो हम वहां पे डायरेक्टली मोर लिखेंगे, राइट। हम लोग जनरली इज मोर वाला वर्ड को यूज नहीं करेंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। अगर आपको इतनी बातें याद है तो आपको फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है,
इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। देखो क्या लिखा है, हमारे पास एक वेरिएबल है, सॉरी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, ध्यान से समझना। एक्सप्रेशन है हमारे पास 20 माइनस ऑफ आर, ठीक है, जहां पे हमें आर की वैल्यू 12 दी गई है। हमेशा याद रखना एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो इवैल्यूएट ही किए जाते हैं, ठीक है ना। इवैल्यूएट यानी कि अब यहाँ एक्सप्रेशन की खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि वहां पे वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल को आप जो भी वैल्यू दोगे, जो भी वैल्यू दोगे उसी के थ्रू आप उसी के बेसिस पे आप उसको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है ना भाई। आप जो वैल्यू दोगे, क्योंकि वेरिएबल की खुद की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, आप उसको जो वैल्यू दोगे उसी के बेसिस पे उसको इवैल्यूएट करोगे। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इस एक्सप्रेशन में आप क्या करो कि आर की जगह पे 12 रख दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने आर की जगह पे 12 रख दिया, सिंपल, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो, 20 माइनस 12 कितना आ गया, 8। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखो क्या लिखा है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा है, 2g प्लस ऑफ 14m। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं g और m, और यहाँ पे g की वैल्यू दी है 11, g की वैल्यू दी है 11, m की वैल्यू दी है 1। g की वैल्यू दी है 11, m की वैल्यू दी है 1। अब अगर g की वैल्यू 11 दी है तो बस कुछ नहीं करना, g की जगह पे 11 पुट कर दो, मैंने ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 14 टाइम m की वैल्यू दे दी है 1, तो 1 को भी ब्रैकेट, ऑलवेज ना ब्रैकेट में रख दो, ज़्यादा बेटर है। इसको ब्रैकेट में लगाओ, जब भी आप कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उसको ब्रैकेट के अंदर करो, तो वो ईजी रहेगा। जब आपके पास माइनस वैल्यूज आएगी वहाँ पे बहुत हेल्प करेगा आपको ये। तो 12 को सॉरी 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 22, प्लस 14 को 1 से, तो 14 आ गया। अब उसके बाद 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, और इधर 3 यानी कि 36 आ गया। कितना आ गया, 36। अब देखो, अब यहाँ पे सी पार्ट है, थर्ड। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट में है 7 प्लस 3x³ माइनस ऑफ वाई, जहाँ पे आपको x की वैल्यू 2 दी गई है और y की वैल्यू 4 दी गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट करना है, ठीक है। तो 7 प्लस 3 टाइम x की जगह पे क्या पुट कर दो, ब्रैकेट लगा के 2, और बाहर में क्यूब, माइनस ऑफ y की जगह पे 4। अच्छा, अब 2 क्यूब का क्या मतलब, मैंने आपको बताया, राइट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्यूब का मतलब क्या, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 आ रही है वैल्यू। 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस ऑफ 4, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 7 प्लस 3 8 जा 24 माइनस ऑफ 4, तो 24 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 प्लस 7 कितना आ गया, 27 आ गया। तो आंसर फाइनल क्या आ गया, 27, ठीक है। चलो, अब फोर्थ और फिफ्थ भी करके बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ क्या है, 12 प्लस ए स्क्वायर, 12 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस सी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 4, ए की वैल्यू गिवन है 4, बी की वैल्यू गिवन है 0.3, सी की वैल्यू गिवन है 0.2। हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को पुटअप करना है। तो 12 प्लस ए की वैल्यू 4 गिवन है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू 0.3 माइनस 0.2, ठीक है। अब देखो 12 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अपॉन, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 0.3, और अच्छा 0.3 माइनस 0.2 करोगे कितना आ जाएगा, 0.1, सिंपल। 12 प्लस 16 करोगे कितना हो जाएगा आपका, 28 डिवाइडेड बाई 0.1। अच्छा, जब हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे मैंने क्या बताया था, अगर नीचे एक डॉट लगा है, राइट, यानी कि डेसिमल है, उसको हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, यानी कि 280 इज द फाइनल आंसर। इजी है। चलो नेक्स्ट देखो, लास्ट लास्ट पार्ट क्या था हमारे पास, वो था 5x³ वाई स्क्वेयर, 5x³ वाई स्क्वेयर, है ना, यही था। अब यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है 2, x की वैल्यू गिवन है 2, y की वैल्यू गिवन है -3। अब इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो, यहाँ पे 5 x की जगह पे 2 रख दो, उसका क्यूब लगा दो, y की जगह पे -3 रख के उसका स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ब्रैकेट में रखा है मैंने। अब 2 का क्यूब अगेन, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे 8। अच्छा, -3 का स्क्वायर का मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3। पहली बात, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, और 3 3 जा 9, यानी कि प्लस का 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करा दो। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखो 8 5 जा 40, 49 जा 30,
360 आ जाएगा। करेक्ट है? इतनी बात क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, आई होप अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत है क्या अभी भी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? क्योंकि अब हम लोग क्या करें, आई थिंक इतनी चीज तो क्लियर हो ही जानी चाहिए, राइट? कि हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है, हम सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसके वैल्यूएट कर रहे थे, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे देखो क्या है, वर्ड प्रॉब्लम आ गई। अब वर्ड प्रॉब्लम को जरा ध्यान से समझो, क्या लिखा है। इथान हैज इथान हैज 30 टॉय कार्स। इथान के पास कितनी है? 30 टॉय कार्स है, ठीक है। ही पुट्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स ऑन 5 शेल्फ्स, ठीक है। ही डज द सेम विद 65 टॉय बाइक्स। देखो क्या किया, मान लो ईशान के पास क्या है, 3 शेल्फ्स हैं। कितनी शेल्फ्स हैं? 3 शेल्फ्स हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 शेल्फ्स हैं। उसके पास टोटल टॉयज कितने? इथान हैज 30 टॉय कार्स, राइट? सो उसके पास 30 टॉय कार्स है। अब उसको इन 30 टॉय कार्स को बराबर बराबर ना इन पांचों सेल्स में रखना है। तो कैसे करेगा वो? भाई 30 को वो 5 से डिवाइड कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 6। यानी कि हर हर सेल्फ में वो कितनी रखेगा? 6 टॉय कार्स रखेगा, कुछ इस तरीके से। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉयज रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉय कार्स। ठीक है, ये कार है। ठीक है, ये क्या है? उसकी कार्स है। ठीक है, अब इसको आप खुद से समझ लेना, ठीक है? ये सारी एक ही तरीके से है, ठीक है? तो ये उसकी कुछ टॉयज कार हो गई, ठीक है? ये उसकी टॉय कार है जो उसने इस तरीके से रख दी। तो अब पूछा गया है ही डज द सेम विद 65 टॉय बाइक्स। अब उसके पास 65 टॉय बाइक्स आ गई। अब जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में क्या है, पहले उसके पास 30 टॉय कार्स थी, राइट? उसके पास शेल्फ जो है वो 5 है, राइट? अब उसको बराबर बराबर हर शेल्फ में लिखना, जो खिलौने हैं वो बराबर बांटने हैं। तो उसने क्या किया, 30 को 5 से डिवाइड किया, यानी कि हर शेल्फ पे उसने 6 टॉय कार्स रख दी। अब उसके पास आ गई 65 टॉय बाइक्स और आ गई। अब उसको अगेन इट्स सेल्फ में बराबरी से उसको बांटना है, तो वो क्या करेगा, अगेन 65 को वो 5 से डिवाइड कर देगा, तो कितना आ जाएगा, 13। तो अब क्या करेगा, आंसर क्या आएगा, हाउ मेनी टॉयज आर ऑन ईच सेल्फ। हाउ मेनी टॉयज आर ऑन ईच सेल्फ। अब देखो भाई, पहले से ही 6 टॉयज तो थे, 6 टॉय कार्स तो थी, है ना भाई? उसके पास हर सेल्फ में क्या थी, 6 टॉय कार्स हो गई। अब 13 टॉय बैग्स और आ गई, 13 टॉय बाइक्स और आ गई। ठीक है, अब टोटल अगर मुझसे पूछा गया है तो मैं क्या बोलूंगा कि 19 टॉयज हैं टोटल। हर शेल्फ में टोटल, सॉरी हर शेल्फ, यहाँ हाउ मेनी टॉयज आर ऑन ईच शेल्फ, राइट? टॉयज का मतलब क्या है, टॉयज में यहाँ पे कार्स भी कंसीडर हो जाएंगी, बाइक्स भी कंसीडर हो जाएंगी। तो कितनी आपके टोटल टॉयज हो गए हर शेल्फ में? 19 टॉयज हो गए। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर आप इसी को, राइट, इसी को आप, आई थिंक ये आपका इजीएस्ट मेथड है, ये आपका इजीएस्ट मेथड है समझने का, ठीक है ना? इसी का, इसको इसी तरीके से समझो, ठीक है? इजीएस्ट मेथड है, ठीक है? बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिम कवर्स द फेयर एडमिशन। सिम कवर्स, क्या लिखा है, सिम कवर्स द फेयर एडमिशन फॉर हिमसेल्फ एंड सिम कवर्स द फेयर सिम कवर्स द फेयर एडमिशन फॉर हिमसेल्फ एंड 6 फ्रेंड्स, ठीक है? Ticket cost $5.60 per person, and there is an additional group fees of K dollars. What is the total amount SIM pays? ठीक है, तो क्या लिखा है, एक तो सिम है,
ये सिम है। और उसके क्या है, सिम कवर्स अ फेयर एडमिशन फॉर हिमसेल्फ एंड 6 फ्रेंड्स, यानी कि उसके साथ साथ प्लस 6 फ्रेंड्स और हैं, राइट। कितने फ्रेंड्स और हैं? 6 फ्रेंड्स और हैं। ये तो हो गए 4, 5, 6। ये चार, ये उनके 6 दोस्त हैं अलॉन्ग विथ सिम। टिकट कॉस्ट $5.60 पर पर्सन, यानी कि हर पर्सन को $5.60 का फीस लगेगा। हर पर्सन को $5.60 का टिकट लगेगा। ठीक है, हर पर्सन को $5.60 का टिकट लगेगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एंड देयर इज एन एडिशनल ग्रुप फी ऑफ $K। देयर इज एन एडिशनल ग्रुप फीस ऑफ $K। व्हाट इज द टोटल अमाउंट सिम पे? पहली बात देखो, पहली बात बहुत ध्यान से समझना। टोटल अगर हम बात करें, टोटल पर्सन कितने हैं? आप बोलोगे सर 7। टोटल कितने? 7% है, ठीक है। अब 7% टोटल है, ठीक है। अब अगर हम 1% की बात करें, तो 1% को कितना चार्ज देना पड़ रहा है ये बताओ। 1% को चार्ज देना पड़ रहा है, एक तो $5.6 पे करना पड़ रहा है, उसके साथ साथ $K की एक क्या है आपकी, देखो, एंड देयर इज एन एडिशनल ग्रुप फी ऑफ $K, यानी कि ग्रुप फी है, ये हमेशा याद रखना, ये ग्रुप फी है, यानी कि ये सबको मिला करके आपका $K, जब ये सारी टिकट बुक करेगा तो उसको एडिशनली आपको $K और देना पड़ेगा। यानी कि हर आदमी को $K नहीं देना पड़ रहा है, एडिशनली मतलब ना ग्रुप फीस है, ये सबको मिला के है ना। तो अब ये समझो, पहले तो 1% की फीस ये है $5.60, ठीक है। कितने पर्सन हो गए? 7 मल्टीप्लाई बाय 5.60, ठीक है। जब इसने इतना अमाउंट पे किया, भाई एक पर्सन पे कर रहा है $5.60, और ऐसे हैं कितने लोग? ऐसे हैं 7 लोग, क्योंकि सिम अपने आप को भी तो काउंट करेगा, उसको भी तो जाना है ना। तो उसको काउंट करने के साथ साथ उसके पास हो गए कितने? 7 लोग हो गए उसको मिला करके, राइट। एक बंदे की फीस है 5.60, मल्टीप्लाई किया 7, तो ये हो गया। अब इसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट ग्रुप फीस एक पड़ रही है $K की, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। ये आपका यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, राइट। तो ये आपका क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट सिम पेज? द टोटल अमाउंट सिम पेज इज व्हाट, 7 इंटू $5.60 प्लस $K इज द ग्रुप फीस। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस के कर लेना, ठीक है, ये आपका काम है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब यहाँ पे हम लोग जरा डिस्कस करते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये कुछ उसी तरीके की है जैसे हम लोगों ने होल नंबर्स में पढ़ा था, है ना। होल नंबर से हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो वही चीज आज हम लोग फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज अभी आगे जाकर के आपको काम आएगी, तो यही चीज हम लोग एक बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनको ध्यान से समझना जरा। तो सबसे पहली, राइट, मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की बताऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है आपका कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में कम्यूटेटिव जो है ना, वो अगर मैं एडिशन की बात करूं और मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, राइट, दो चीजें हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, ऐसे नहीं करते हैं, है ना, वरना बहुत लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एडिशन, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर्टी के नाम, है ना। अब आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा पहले मैं काम कर रहा हूँ, नाम लिख दे रहा हूँ। पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चौथा है आपका, राइट,
एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर आपके फोर्थ में आती है आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या आती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, जब मैं एडिशन की बात करूंगा तो आप इसको ऐसे समझना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। बस मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए दोनों को इस तरीके से कंबाइन करके लिख रहा हूँ। चलो देखो, अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है कि अगर आपके पास a प्लस बी है तो वो b प्लस ए अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यही हम लोगों ने पढ़ा था। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b है तो अगर b मल्टीप्लाई बाय a हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पे 3 नंबर्स लिए जाते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी है, ध्यान समझना। अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं देन उसके बाद, इसको इस तरीके से समझो, अगर हम a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं बाद में अगर हम c को ऐड करते हैं, या फिर अगर हम b प्लस सी को पहले ऐड करते हैं बाद में a को ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम a और b को पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में c को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर अगर हम b और c का मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं उसके बाद अगर हम a का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। राइट, एडिशन के केस में दोनों के केसेस में आंसर सेम आएगा, मल्टीप्लिकेशन के केसेस में भी दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जनरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज नहीं करते क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। राइट, हम लोग खाली एडिशन के लिए पढ़ेंगे ए बी प्लस सी, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जब आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हो, यहाँ पे अगर लिखा है a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, मैंने क्या बोला था, जब भी ब्रैकेट के बाहर ऐसे नंबर लिखा होता है ना उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले a जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा यानी ए बी, फिर a जो है आपका c से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस लगा के, क्योंकि बीच में प्लस है ना तो प्लस लगा के ए सी। a आपका पहले किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b से, फिर आपका a मल्टीप्लाई हो रहा है आपका c से, फिर आपका a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c से। अब इन दोनों के बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। राइट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। राइट, फिर आता है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई नंबर a है तो उसमें आप ऐसा क्या ऐड करो जो आपकी खुद की आइडेंटिटी, जो खुद आपका ओरिजिनल नंबर है वो लूज ना हो, तो आप इसमें जीरो अगर ऐड करते हो तो आपको ओरिजिनल नंबर ही मिलता है। उसी केस में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई तो जीरो से करोगे नहीं बिकॉज वो तो जीरो हो जाएगा, हमें तो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रखनी है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई वन से करोगे तो ये आपकी जो ओरिजिनल नंबर है वो मेंटेन रहेगा। फिर इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर ए का इनवर्स इनवर्स ऐड करो, इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन का इनवर्स होता है आपका क्या, सब्सट्रैक्शन, तो ए माइनस ए आप जीरो हो जाएगा, यानी कि ए में ऐसा क्या सब्सट्रैक्ट कर दो, इनवर्स एडिशन का हो जाएगा इनवर्स सब्सट्रैक्शन। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है आपका डिवीजन, तो ए को किससे आप डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे, ए वन बाई ए से। अब मल्टीप्लाई बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो ए को डिवाइड आप ए से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वन। यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे होते हो, आप इनवर्स, इनवर्स ध्यान समझना। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो जीरो आ रहा है यहाँ पे वन आ रहा है, देखो काम सब ध्यान से समझ रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इनवर्स इनवर्स करो, यानी कि एडिशन का इनवर्स क्या होता है, एडिशन का इनवर्स क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करो तो जीरो मिल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है, डिवीजन, जब आप डिवाइड करो तो यहाँ पे मिल रहा है वन, ठीक है ना। चलो, अब इतनी चीज समझ में आई। अब ये मान के चलो आपका मेजरली आपका जो मेजर पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा चीज नहीं है, ठीक है। हाफ पार्ट ऑलरेडी इस वीडियो का खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा पार्ट और बचा है, बट ऐसा नहीं है थोड़ा सा पार्ट मैंने बोल दिया तो अब उसको आप देखोगे ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इवैल्यूएट एंड राइट द प्रॉपर्टी, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 7 प्लस जीरो, मतलब आप ऐसा नंबर ऐड करो जिससे आपकी आइडेंटिटी लूज ना हो, तो ये कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर -4 + 4, राइट, आप ऐसा नंबर ऐड करो तो आपको रिजल्ट जीरो मिल रहा है,
जीरो इसमें कब मिलता है आपका? इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मेंशन कर दो। ठीक है, आप देखो 7 + 4 + 8 3 नंबर आ गए, यानी कि किसकी बात हो रही है? एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 5 × 6 + 4, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ब्रैकेट आ गया ना, 5 × 6 + 4। ठीक है, यहाँ पे इसको और बड़ा कर दूं क्या? क्या लिखा है? 5 × 6 + 4, तो 5 × 6 + 5 × 4, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद देखो 10 × 1/10, राइट? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये आपकी प्रॉपर्टी है कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया यहाँ पे। अब आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो अब जरा नेक्स्ट और आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। अब इसको क्या करोगे? पहले 8 को b से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 8b, प्लस लगाया प्लस लगाया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपके पास फाइनली क्या आंसर आ गया? यहाँ पे तो 8 भी आएगा, प्लस 8 3 24, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 6 को आप पहले 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस लगाया, माइनस लगा दिया आपने, फिर 6 को 9 से, ध्यान समझना यहाँ पे 9 नहीं है, अब -9 है, तो 6 को आप -9 भी से मल्टीप्लाई करा रहे हो, राइट? तो 6 को जब आप -9 भी से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 9 से कितना हो जाएगा? 54, और यहाँ पे आ गया वी, राइट? ध्यान समझना, अब यहाँ पे ये मत बोला सर 9 भी है, अब यहाँ पे 9 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 9 भी तो वेरिएबल है, 6 तो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट भी है ना, कोफिशिएंट है तो एक तरीके से कांस्टेंट ही, बट यहाँ पे साथ में लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट बोल रहे हैं। तो इस वजह से 6 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय -9 तो क्या होता है भाई? 6 को जब आप -9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्चुअली यही तो कर रहे हो, 6 9 से 54 प्लस माइनस माइनस, दैट्स वाई -54 आ गया आंसर, दैट्स वाई -54 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? यहाँ पे प्लस है, एक काम करो यहाँ पे देखो, -9 है, -9 को 5k से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो 9 5 से कितना होता है? पहले तो ये बताओ, 45। अब यहाँ पे 9 माइनस का है, 5k प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, अब यहाँ पे k आ गया। ठीक है, अब देखो -9 प्लस का 10, तो माइनस प्लस कितना हो गया? माइनस 9 10 जा 90, ये आ गया। अच्छा, मान लो इसी जगह पे हमारे पास कुछ ऐसे लिखा होता, माइनस का 9 5k -10, कुछ ऐसे लिखा होता। अब क्या करते? अब यहाँ पे -9 का 5 से k से मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो -9 प्लस का 5k, माइनस प्लस माइनस, 9 5 जा 45 और k। अच्छा, अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 10 जा 90, तो हमारा आंसर ये होता। क्लियर है? ये बात क्लियर है? चलो अब लास्ट देखो, लास्ट क्या है? लास्ट क्या है हमारे पास? लास्ट है माइनस का, इसको ऐसे लिखो, माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 क्या है? 5a प्लस ऑफ 7, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा। अब आप माइनस मान लो या फिर -1 मान लो, बात एक ही है, बात एक ही है ना? तो -1 का मान लो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a, और ये हो जाएगा माइनस का 2, बिकॉज -1 और +3a -3a, -1 और +2 -2, है ना? अब -3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 5 है भाई, 3 5 जा 15, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे a आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो -3a और -15 है, ये दोनों क्या है? एक लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे -3 -15 है, इसको आप एक साथ लिख दो, क्या बचा? -2 -21, यही बचा। अब माइनस का 3 है, माइनस का 15 है, क्या बन गया? माइनस का 18 है ना? और माइनस माइनस इधर हो गया प्लस, तो क्या आ जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस, 21 + 2 कितना हो जाएगा? 23, बट साइन आएगा माइनस का ही, क्योंकि 21 बड़ा है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। हो गया क्लियर?
आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बाय कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स, सिंप्लीफाई बाय कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स। अब देखो, अब यहां पे क्या है, हमें लाइक टर्म्स, अब देखो 7x प्लस एक्स तो क्या हो जाएगा आपका 8x, राइट। फिर उसके बाद क्या लिखा है आपका 8y माइनस वाई, वो क्या हो जाएगा 7y, इजी है। क्या लिखा है फिर उसके बाद 4j माइनस ऑफ 9j प्लस ऑफ 4, ये लिखा है। अब 4j माइनस ऑफ 9j कितना हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे 4j माइनस ऑफ 9j कितना हो जाएगा, माइनस का 5j प्लस ऑफ 4। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि कोई लाइक टर्म तो है नहीं, तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, माइनस का y माइनस और माइनस का 8y, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब अगेन माइनस वाई तो ऐसे रहने दिया, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ गया 8y। अब देखो माइनस का y प्लस का 8y क्या हो जाएगा, माइनस का y प्लस का 8y क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का y प्लस का 8y मिल करके क्या बनेगा, मिल करके यहाँ पे बनेगा भाई 8y में से y को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बचेगा 7y, आएगा प्लस का बिकॉज 8y बड़ा है आपका। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है लास्ट में हमारे पास है माइनस का 2z माइनस का 3 और यहाँ पे लगा हुआ था प्लस, प्लस ऑफ 3z माइनस ऑफ 4। ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, माइनस ऑफ 2z प्लस ऑफ 3z, माइनस ऑफ 2z प्लस ऑफ 3z, अब इसको जरा एक तरफ लिखो, माइनस 2z प्लस ऑफ 3z माइनस 3 माइनस ऑफ 4, माइनस 2z प्लस ऑफ 3z क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 क्या बचेगा आपका z, भाई 3 माइनस 2 1 होता है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय z लिखो या फिर z लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे z लिख दिया, बट आएगा प्लस का बिकॉज 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 7, z माइनस 7। दिस इज व्हाट अवर आंसर इज। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सारे लाइक टर्म्स को ऐड कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये भी बहुत इजी है। देखो, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग। तो 14 कैप्स एट $20 ईच, 14 कैप्स एट $20 ईच, कैसे फाइंड करोगे भाई, 14 कैप्स आपने खरीदी हैं, जो कि 14 कैप्स आपने खरीदी है और हर कैप की जो वैल्यू है वो $20 है। ये ऐसा समझो कि आपने एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है ₹5, आपने खरीदी 10 पेंसिल्स, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 is the number of pencils that you have purchased and one the pen लिखना, the cost of one pencil is ₹5, so 5 multiplied by 10 equals to ₹50 is the total cost। so यहाँ पे आपने 14 कैप्स आपने बाई की, हर कैप की कॉस्ट है आपकी ₹20 या फिर सॉरी $20 है मान लो, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 14 जब आप करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 28 आएगा, 280, करेक्ट है। तो अब उसके बाद देखो एन कैप्स एट $20 ईच, यानी कि एन कैप्स खरीदी, हर कैप $20 की, तो आप इसको 20n लिख सकते हो। यहाँ पे देखो एम पेंसिल्स एट $2 ईच, यानी कि आपने एम पेंसिल खरीदी, हर पेंसिल की कॉस्ट थी $2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2m आ जाएगा। ये बेसिक बातें, इसको समझो, है ना। अभी आपका जब आप आगे नेक्स्ट चैप्टर करोगे क्वेश्चन, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 25 टी शर्ट्स एट $12 ईच, 25 टी शर्ट्स आपने खरीदी, राइट, जो कि है $12 ईच, राइट, यानी कि हर टी शर्ट की जो कॉस्ट है वो है $12, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 12 से करोगे, तो 25 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या निकल करके आएगी, यहाँ पे अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 25, ये हो जाएगा 10 + 2, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा आपका 50, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 300। इतनी बात आ रही समझ में? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वर्ड प्रॉब्लम आ गई। क्या लिखा है हमारे पास, पैट्रिक डिसाइडेड टू गो जॉगिंग ईच मॉर्निंग, पैट्रिक डिसाइडेड टू गो जॉगिंग ईच मॉर्निंग, एज अ रिजल्ट ही लॉस्ट 7.5 kg, ही लॉस्ट 7.5 kg, ठीक है।
If initially his weight was W kg, how much does he weight now? देखो, इनिशियली उसका वेट जो था वो W था, ठीक है। अब इनिशियली मान लो, इनिशियली मेरा वेट जो है वो 90 केजी है फॉर एग्जांपल। अब मैंने डिसाइड किया मैं रोज जॉगिंग कर पे जाऊंगा, तो मैंने क्या देखा, आफ्टर 1 मंथ मेरा जो वेट है वो 7.5 केजी लॉस हो गया। तो यानी कि जो मेरा इनिशियल वेट था 90 केजी, उसमें से मैं 7.5 लॉस करूंगा। अब मुझे यहाँ पे इनिशियल वेट दे दिया है W, राइट, बट मुझे ये बोला गया है कि अब कुछ टाइम के बाद उसने ये देखा कि 7.5 केजी लूज हो गया, तो आपका यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। इजी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ना आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्वेश्चंस को 1 से 2 बार आप पढ़ो, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ये मत सोचना कि सर अरे इतना इजी इजी चीज है, ये इजी इस वजह से, इसी वजह से मैंने ये आपका स्पेसिफिक सेशन लिया हुआ है एक्सप्रेशन का, बिकॉज मैं चाहता हूँ जब हम लोग इक्वेशंस को स्टार्ट करें तो वहां पे आपको ना इक्वेशंस को फ्रेम करने में, राइट, इक्वेशंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना है, राइट। तो इस वजह से मैंने इस सेशन को सेपरेट किया हुआ, अदरवाइज मैं एक्सप्रेशन और इक्वेशन को मर्ज भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को रिड्यूस कर देता, राइट, मैं क्वेश्चंस भी कवर कर देता। बट मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर आप पहली बार ग्रेड 6 में पढ़ रहे हो, राइट, ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीटली न्यू है, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है, इस वजह से मैंने ये दोनों वीडियोज़ को अलग अलग शूट करने का डिसीजन लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जरा नेक्स्ट देखो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे, अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए, ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टीना, सॉरी, टिया इज वॉकिंग, नॉट टीना, टीना, अरे टिया इज वॉकिंग टू हर फ्रेंड्स हाउस 605 मीटर डाउन। क्या लिखा है, टिया इज वॉकिंग टू हर फ्रेंड्स हाउस 605 मीटर डाउन द रोड, ईच स्टेप शी टेक्स इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ शी टेक्स एक्स स्टेप। देखो, ये आपकी टिया है, यहाँ पे आपकी टिया खड़ी हुई है, ठीक है। क्या बोला गया है, टिया इज वॉकिंग टू हर फ्रेंड्स हाउस, मान लेते हैं उसका फ्रेंड्स का जो हाउस है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ये उसके फ्रेंड्स का हाउस है, फ्रेंड का हाउस है, ठीक है। क्या बोला गया, टिया इज वॉकिंग टू अ फ्रेंड्स हाउस 605 मीटर डाउन द रोड, यानी कि डाउन द रोड यानी कि आप बोल सकते हो कि मेन रोड से 605 मीटर उसको और जाना पड़ता है। तो आप ये बोल सकते हो जहां पे टिया खड़ी हुई है ना, जहां पे टिया खड़ी हुई है वहां से 605 मीटर्स दूरी है। देखो, सिक्स क्या बोला, टिया इज वॉकिंग टू फ्रेंड्स हाउस 605 मीटर डाउन द रोड, राइट, यानी कि बेसिकली टिया उसके फ्रेंड्स की जो हाउस की जो डिस्टेंस है वो 605 मीटर्स की है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ईच स्टेप शी टेक्स इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि वो जो हर कदम जो ले रही है ना, हर स्टेप को जो चल रही है उसके, जब वो एक पैर, जैसे मान लो एक पैर उसका यहाँ पे दूसरा पैर यहाँ पे, तो एक कदम इसको बोलते हैं ना 1 स्टेप, इसका डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इफ शी टेक्स एक्स स्टेप्स, इफ शी टेक्स एक्स स्टेप, ओके, तो 1 स्टेप, अगर मैं 1 स्टेप की बात करूं तो वो कितना है 80 सेंटीमीटर का है, 1 स्टेप 80 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और उसने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टोटल स्टेप्स लिए हैं, टोटल स्टेप्स जो लिए हैं वो कितने हैं एक्स, राइट, टोटल स्टेप्स उसने एक्स लिए हैं। तो अगर, बहुत ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे ये तो इतनी चीज तो मुझे गिवन है। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, हाउ फार हैज शी वॉक्ड, कितना वो दूरी चली होगी, वो कितना डिस्टेंस उसने कवर की है, हाउ फार हैज शी वॉक्ड। तो वो एक स्टेप उसका 80 सेंटीमीटर का है, उसने चले हैं एक्स स्टेप्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। मान लो, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये कुछ इस तरीके का है कि आपका एक पेंसिल की कॉस्ट इतनी दी गई है, टोटल आपने कुछ इतना चला, या फिर टोटल आपने इतने नंबर्स ऑफ, लाइक ना, जो भी है आइटम, मान लो पेंसिल की कॉस्ट है तो टोटल आपने इतने नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज किए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करोगे। तो यहाँ पे उसी तरीके से अगर आपसे पूछ रहा है हाउ फार हैज शी वॉक्ड, तो यू कैन से दैट शी हैज वॉक्ड 80 टाइम्स एक्स। 80 टाइम्स एक्स क्या है इसका,
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 80x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेप, और x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। और 80 क्या है, वन स्टेप। तो आपने एक स्टेप को नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर की होगी ना, वो आपकी निकल करके आ गई, राइट, वो आपकी यहाँ पे निकल करके आ गई, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, कितनी दूर होगी वो अपने फ्रेंड्स के हाउस से। तो मुझे तो, अगर मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पता होती, ध्यान से समझना क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर मुझसे ये बोल दिया गया होता, देखो मैं इस सिनेरियो एक आपको देता हूँ कि मेरी दूरी, मेरे घर की, जहाँ से मैं, मान लो यहाँ से मैं खड़ा हूँ, वहां से आपकी दूरी जो है ना, वो कुछ 100 मीटर्स की है, मान लो कितनी है, 100 मीटर्स की डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं जो, अब मैं आपके घर तक ना पैदल आ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एक स्टेप है ना, वो कुछ 10 सेंटीमीटर्स का है, बहुत छोटा हो जाएगा, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर्स का है, एक स्टेप 100 सेंटीमीटर्स का है मान लो, ठीक है। अब आपके घर तक पहुंचने के लिए, आपके घर तक पहुंचने के लिए मान लो ना मैंने कुछ 100 स्टेप्स लिए होंगे, तो मैं इसको क्या करूंगा, 100 सेंटीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यस और नो, यस और नो, 100 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं वन स्टेप को, तभी तो जा करके मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल पाएगी कि मैं कितना चला हूं, मैं कितना चला हूं, वही तब तो मुझे पता चल पाएगा। अब देखो, अब पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो अब आप एक काम करो, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करता हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 100 मीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 × 100, यानी कि, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, 1000, यानी कि 10,000, 10,000 के बराबर हो जाएगा। ये 10,000 क्या है आपका, सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे आपके घर आना है, तो मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 10,000 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब मेरी एक स्टेप की जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है, राइट, और मैंने 100 स्टेप्स जो है वो चले हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ जरा, 100 सेंटीमीटर मेरी एक स्टेप की, क्या है, एक स्टेप है, और नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने लिए 100, और 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10,000। ये इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है, तो मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। मैंने क्या बोला था, यही आपकी टोटल डिस्टेंस है, यही आपकी टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 10,000 सेंटीमीटर, और यही डिस्टेंस जो है आपकी भी है। अब मतलब अगर मुझे मुझे यहाँ से आपके घर पहुंचना है, तो मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 10,000 सेंटीमीटर। और जब मैं एक स्टेप 100 सेंटीमीटर का ले रहा था, और मैंने 100 स्टेप्स आपकी डायरेक्शन में कवर लिखना वॉक किया, तो टोटल मैंने भी कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 10,000 की, यानी कि मैं आपके घर तक पहुंच गया। इतनी सी बात है। अब उसी तरीके से यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दी हुई 605 सेंटीमीटर, ठीक है, जो उसकी एक स्टेप की जो लिखना डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन में टोटल स्टेप्स नहीं बताए, तो टोटल स्टेप्स अगर नहीं बताया बताया है, तो हमें नहीं पता ना कि वो एक्स स्टेप की, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है। मैं, मुझे नहीं पता कि मैं आपके घर पहुंच भी पाया हूं या नहीं पहुंच पाया हूं। तो मैंने क्या कहा कि उसने बोला कि हाउ फार हैज शी वॉक्ड, यानी कि वो कितना दूरी गई होगी, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मैंने कहा कि भाई 80 और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे 100 और 100 को मल्टीप्लाई किया था, तो मुझे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पता चल गई, ये डिस्टेंस पता चल गई कितनी उसने वॉक की। अब उसने बोला हाउ फार इज शी फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, देखो, तो भाई उसकी जो फ्रेंड के हाउस की जो दूरी है ना, वो टोटल 605 थी। अब अगर उसने 605 डिस्टेंस, जैसे मेरे केस में, राइट, मैंने 10,000 स्टेप्स का, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर कवर कर लिया, और यही आपकी दूरी थी, राइट। तो मेरी, ध्यान से समझना, जो मेरे एंड से आपके घर की दूरी थी वो 10,000 सेंटीमीटर की थी। अगर मैं इतनी ही डिस्टेंस कवर कर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपके घर पहुंच गया। अगर मैं नहीं कवर कर पाता हूं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अभी आपके घर तक नहीं पहुंचा हूं। तो यही मतलब है, टोटल डिस्टेंस तो भाई 605 थी, और मैंने कवर किया है कुछ 80x। तो भाई अगर आप मुझे x की वैल्यू बता देते हो, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई मैं आपके घर पहुंचा हूँ कि नहीं। अगर ये डिस्टेंस आपकी 0 आ जाती, दैट मीन्स मैं आपके घर पहुंच गया हूँ। अगर कुछ वैल्यू आती है, दैट मीन्स अभी उतनी डिस्टेंस स्टिल रिमेनिंग है जो कि मुझे कवर करनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लेना, बट आ जाएगा समझ में, ठीक है, ईजी है,
ठीक है, इजी है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये तो देखो अभी हम लोग करते ही आ रहे हैं, बहुत ईजी है। क्या बोला है, 5 को 4k से मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा ठीक है भाई, कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे और k को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है मेरे पास 5x मल्टीप्लाई बाय 6z। अब देखो यहाँ पे भाई 5 भी कोफिशिएंट है, 6 भी कोफिशिएंट है देखा जाए तो ये दोनों कांस्टेंट ही है ना, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो और x और z को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब, यानी कि यहाँ पे देखो x को 2 बार लिख दो और x को 3 बार लिख दो, यानी कि टोटल आप देखो जरा, x कितने बार हो गए, 5 बार हो गए, यानी कि x की पावर 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5y स्क्वेयर, यानी कि 5y स्क्वेयर यानी कि 5y मल्टीप्लाई बाय 5y, तो 5 5 जा 25 और y और y को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा y स्क्वेयर, क्लियर है। अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का 5a और मल्टीप्लाई बाय 5ab। देखो 5 और 5 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 25, बट यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है तो आ जाएगा माइनस, ए को ए से मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, राइट। अब क्या बचा बी, तो ये हो गया आपका माइनस का 25 ए स्क्वायर बी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जब भी हम सेम अरे जब भी हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट है हमारे पास 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -5x का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगेन पहले तो आप -5x का होल क्यूब देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो पहले तो आप 7x स्क्वायर है भाई, यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, x स्क्वायर है तो इसको एज इट इज ऐसे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 7 अरे ये हो गया आपका 7x स्क्वायर। अब यहाँ पे -5x क्यूब, यानी कि -5x को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या करोगे एक्स क्यूब, तो माइनस का 125 एक्स क्यूब आ गया, ऐसे लिख दो। अब आप चाहे इसको तो आप ब्रैकेट के बाहर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं एक सेकेंड, ये ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अब अगर ब्रैकेट के बाहर कर दो तो इसका मतलब -25 एक्स का फिर से आप क्यूब लोगे, तो इसको आप अंदर ही रखो। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यूब को थोड़ा सा छोटा कर दें क्या, ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं क्या, ऐसे लिख दो, ऐसे। अब 125 को जरा 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, कैरी 1, 7 1 जा 7 8, यानी कि 875। जब 7 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 875 आएगा, वो भी माइनस का। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 5, अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, -875 एक्स टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या है, इजी है, इजी है, बहुत ज़्यादा लोड मत लेना, इजी है, इजी। क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्या लिखा है, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 3a माइनस 4b, देखो 3a माइनस 4b है। अब अगर मान लो इसको रीअरेंज आप करते हो तो इसको कैसे लिख सकते हो, -4b को ऐसे लिख दो, 3a को ऐसे लिख दो, भाई 3a पॉजिटिव है ना, भाई 3a आगे लगाए तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ, बट जब किसी नंबर के पीछे लगाते हो तो यहाँ पे तो प्लस लिखना जरूरी है ना, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप देखो, तो एक तो ऑप्शन हो गया क्या, 4b माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या है 4b, देखो 4b माइनस का था ना, यहाँ पे तो प्लस हो गया, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि भाई 4b जो है वो तो माइनस का था ना, यहाँ पे तो हो गया प्लस का, तो एक कैंसिल हो गया। अब सेकंड देखो 4b प्लस का, 4b प्लस का है, अगेन यहाँ पे तो माइनस का है, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखो 4b माइनस का था, यस 4b माइनस का है, ठीक है। 3a प्लस का है तो 3a प्लस का है, यस ये भी हो गया। अब देखो फोर्थ वाला देख लो, 4b माइनस का है, यस, बट 3a प्लस का था, ये माइनस हो गया, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो क्या है, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, अच्छा एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है
3 ब्रैकेट में a प्लस 1.9। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3a प्लस 1.9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराते हो, राइट, 1.9 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो ये क्या हो जाता है आपका 5.7 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आपका आएगा। अब जरा देख लो कहीं पे मैच कर रहा है, 3 प्लस 5.7 है क्या कहीं पे? ये तो नहीं होगा। 3 प्लस 3.7 है, ये है 3 प्लस 5.7, 3a प्लस 5.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो गया। अब देखो, अब सी पार्ट क्या लिखा है, सी पार्ट में क्या है, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 5x प्लस 6y। कौन सा एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है 5x प्लस 6y के? तो भाई 5x प्लस 6y लिखा है, इसको अपन 6y प्लस 5x भी तो लिख सकते हैं रीअरेंज करके। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है, तो आप एक देख पा रहे हो 6y प्लस 5x, यही है, क्योंकि भाई ऐड हो नहीं सकते, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, है ना, 11x प्लस वाई, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई देखो, ऑप्शंस को अच्छा तुम ध्यान से एनालाइज करो, एक बार ऑप्शंस को एनालाइज करो जरा, राइट, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है 30xy। अब 30xy कब हो सकता था? अब जैसे 30xy यहाँ पे तब हो सकता था अगर यहाँ पे 5x, है ना, 5x और 6y मल्टीप्लाई में होते तो मैं यहाँ पे 30xy लिख सकता था, बट यहाँ पे तो प्लस है ना, तो इस वजह से 30xy तो हो नहीं सकता, तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या है 11xy। अब ये 11xy मतलब क्या, ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये जब भी आपके पास कोई भी वेरिएबल हो उनको आप ऐड कर दो, बट हम लोगों ने तो ऐसा नहीं पढ़ा ना। हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि जब भी वेरिएबल अलग अलग होते हैं यानी कि अनलाइक टर्म्स होते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम भैया ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है 11xy। अब 11xy क्या बोल रहा है, यानी कि इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है, अब आप क्या करो दोनों के कोफिशिएंट को ऐड कर दो और इसको ऐसे लिखो, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, हर तरीके से गलत है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला क्या है, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन है वो लिखना, क्या इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है? तो इसके लिए क्या करना है, सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या लिखा है, माइनस का 4k प्लस का 11h, माइनस का 4k प्लस का 11h, अरे h है, ठीक है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, वेरिएबल में आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, है ना, तो ये मत सोचना सर यहाँ पे के एच क्यों ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हो। प्लस का 9k प्लस का 4h, प्लस का 9k प्लस का 4h। अब ये तो आप इजीली कर लोगे भाई, आपको पता है 4k और 9k तो क्या है, एक लाइक टर्म हो गए, तो -4k प्लस ऑफ 9k आपने ऐसे लिख दिया, प्लस ऑफ 11h प्लस ऑफ 4h आपने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। अब -4k प्लस ऑफ 9k क्या हो जाएगा, प्लस का 5k, ठीक है। 11h प्लस 4h क्या हो जाएगा 15h, ये हो गया। अब यहाँ पे ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, है ना। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो क्या लिखा है, क्या आया हमारे पास 5k प्लस 15h आया है, तो हमारे पास जो आंसर है वो देखो क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन है 5k प्लस 15h, बाकी सारे गलत हो गए। 5k प्लस 15h लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। करता हूं यहाँ पे आज के सेशन में हम लोगों ने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं आपसे, राइट, वो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, राइट। आपने जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो आपने अच्छे से समझे होंगे, राइट। और मैं उम्मीद करता हूँ ओवरऑल देखना जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते गए, राइट, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, राइट। तो देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिसमें से जिनको ना इस वीडियो में हो सकता है बहुत सारे डाउट आए हों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो समझ में ना आई हों। तो उसके लिए ना बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, राइट। आपको बस इतना काम करना है, जो भी आपके डाउट हो आप उस डाउट को बस कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, जो भी पॉसिबल होगा मैं आपके लिए करूँगा, बट मैं मेक श्योर करूँगा कि आपका डाउट ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर आप देखो बहुत बहुत आप ना पूरे यूट्यूब पे आप देख लोगे, बहुत सारे ट्यूटर्स आपने अगर आप देखोगे जो भी ग्रेड 6 का स्पेशली जो कंटेंट आपको पढ़ाते हैं ना, वो बस खाली ऊपर ऊपर से पढ़ा करके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो उन्होंने पढ़ा दी और बस वहाँ पे वीडियो फिनिश हो गया। बट मैं जब भी यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे होगे ग्रेड 6 की सीरीज में जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ, मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ को इन डेप्थ
और डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। बिकॉज क्या है कि ग्रेड 6 की मैथमेटिक्स जो है ना, यहीं से आपका फाउंडेशन बिल्ड होना स्टार्ट होता है। फिर आप ग्रेड 6 की बात करो, ग्रेड 7 की बात करो, या फिर ग्रेड 8 की बात कर लो, है ना। ये तीनों क्लासेस में अगर आपने अपना कोर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स और साइंस में, इसमें अगर आपने अपनी कमांड डेवलप कर ली, तो आगे आने वाली जो जर्नी है ना, 9 10 11 12 वाली, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। हालाँकि हो सकता है अभी आपको वो चीज़ रियलाइज़ ना हो, बट ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको तब रियलाइज़ होंगी जब आप, जिस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ें आपको बताता हूँ, अगर उसी मैनर में आपने कंसिस्टेंट होकर के आपने सारी चीज़ों को सीखा, तो बिलीव मी, एक दिन ऐसा आएगा जब आप ना डिफरेंस फ़ील कर पाओगे अपने से और अपने लाइक ना साथ के कोलीग से। आप ना वो डिफरेंस फ़ील कर पाओगे। इसीलिए जो भी यहाँ पे मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत फ़ोकस मैनर के साथ पढ़ा करो। क्योंकि मेरा क्या मानना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई आपको टॉपिक मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ग्रेड 6 में हो, बहुत ज़्यादा तो आपको इतनी आपको समझ भी नहीं है कि कौन-सा टॉपिक कहाँ पे होगा, मैं बुक में जा करके वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। तो मैं मेक श्योर करता हूँ, जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपको ना एक वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ, ताकि आप जब अपने बुक के क्वेश्चंस करोगे, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा एम है, राइट? ये मेरा बेसिकली थॉट ऑफ प्रोसेस रहता है जब भी मैं अपने कंटेंट को प्लान करता हूँ, या किसी भी वीडियो को प्लान करता हूँ। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ डियर, कि आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। आपने बहुत एन्जॉय किया होगा। देखो, एन्जॉय जैसा तो मैं ये बोलूँगा कि एन्जॉय मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा जोक क्रैक करता नहीं हूँ, राइट? जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वही करता हूँ, राइट? तो बस ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाइक ना बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होंगी, राइट? तो अगर ऐसा है तो आप अगेन वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा-सा कमेंट ड्रॉप कर देना। बट अगर कोई डाउट रह गया है, तो आप अपना डाउट पोस्ट कर देना, ठीक है? और अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो इसी के साथ मेरे डियर, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।